हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में यूनिट 4 कंप्लीट करने वाले हैं इन वन शॉट। ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है एसक्यूएल डेटाबेस ट्यूनिंग। ठीक है, अब ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? ये कुछ टेक्निक्स होती है जो कि हम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए, फास्ट हो जाए, है ना। फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए। अब ये हम करते कैसे हैं, इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, लाइक डेटाबेस में हम ट्यूनिंग करते क्यों है। सो सबसे पहले तो कि कोई भी बॉटल नेक ना है। साथ में इसकी मदद से वी कैन से कि हमारी क्वेरीज जल्दी एग्जीक्यूट होंगी, फास्ट एग्जीक्यूट होंगी, और हम इजीली अपना डेटा जो है, जो भी हमें चाहिए होगा उससे, लाइक डेटाबेस से जो भी डेटा वगैरह चाहिए होगा, क्वेरीज की मदद से वो क्वेरीज जल्दी एग्जीक्यूट होंगी। सो ये सारी चीजें हो जाएगी। साथ में सिस्टम भी हमारा एफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ डेटाबेस ट्यूनिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको हम कर सकते हैं, जिनसे हम अपने डेटाबेस की परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करवाए, तो इनमें से कुछ तुमने पढ़े भी होंगे और कुछ तुम आगे पढ़ोगे। जैसे कि यूनिट 2 में तुमने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन, एंड नॉर्मलाइजेशन भी इज अ पार्ट ऑफ ट्यूनिंग टेक्निक। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं? तुमने देखा था कि टेबल्स को ब्रेक करते हैं, है ना। 1NF 2NF 3NF वाले फॉर्म्स में, तो उसी को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन, इंडेक्सिंग। दीज आर सम टेक्निक्स दैट वी डू। ठीक है, और दिस कम्स इन अंडर द ट्यूनिंग वाला चीज, की ट्यूनिंग के अंदर है ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एसक्यूएल डेटाबेस ट्यूनिंग, तो यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन है, तुम पढ़ सकते हो पूरी। बट इट इज सिंपली द प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इनहेंस करके इनहेंस ही कर सकते हैं यूजिंग सम वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो उसके बाद अगर मैं टेक्निक्स बताऊं तो कौन कौन सी टेक्निक्स आती है डेटाबेस ट्यूनिंग के अंदर। पहले आती है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते थे, जो भी हमारा डुप्लीकेट डेटा था उसको रिमूव कर देते थे और टेबल्स को ब्रेक करते थे, चेक करते थे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, है ना। कोई मल्टीपल डिपेंडेंसी ना हो, कोई ट्रांसवर्सल डिपेंडेंसी ना हो, ये सब रिमूव करते थे। तो इसी को नॉर्मलाइजेशन बोलते थे। अब ये तो तुम खुद से लिख सकते हो, बाकी नोट्स तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तो उससे भी यू कैन स्टडी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रॉपर इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग क्या क्या होता है? देखो कि तुम्हारा डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारे रोज है। अब मुझे ना हमेशा एक पर्टिकुलर रो का काम पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर रो का काम पड़ रहा है बार बार। या फिर मेरा एक कॉलम है टेबल के अंदर नेम नाम का, और मुझे इस नेम नाम के कॉलम का ना बार बार काम पड़ता है। तो मैं क्या करूंगी, एक नंबर बना लूंगी, एक इंडेक्स बना दूंगी, विच इज लाइक अ पॉइंटर। ठीक है, और वो पॉइंटर पॉइंट करेगा एक पर्टिकुलर डेटा को इनसाइड माई टेबल। तो अब क्या होगा, मुझे जब भी उस डेटा का काम होगा, मैं उस इंडेक्स वाली चीज को कॉल करूंगी। सो आई कैन गेट डायरेक्टली वही डेटा जो मुझे बार बार चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इस इंडेक्सिंग के लिए वी यूज इंडेक्स अंडरस्कोर नेम। अब इससे होगा क्या, पहली तो चीज क्या होगी कि मेरा जो डेटा है, मैं डायरेक्ट बता दूंगी कि ये इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर है ना। तो मेरे डेटाबेस को बार बार जाके हर चीज जाके ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर डेटा के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वाली चीजें नहीं होंगी, हर कॉलम रोज के अंदर डेटाबेस नहीं घुसेगा, है ना। तो ऑप्टिमाइज हो जाएगी परफॉर्मेंस, कि पता है भाई ये एड्रेस दे दिया है, यहीं पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक में पेजेस होते हैं, तो अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं कि कौन से चैप्टर कौन से पेज पे है, तुम सारा बुक ट्रैवर्स करोगे, सब कुछ खोल के देखोगे, मैच करोगे, ये वाला पेज उस पेज के बराबर है, नहीं तो फिर चेक करोगे कहीं और, राइट। बट अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट पेज नंबर देख लूं, तुम पेज दे दूं, तुम डायरेक्ट पेज नंबर खोलोगे एंड तुम अपने कंटेंट तक पहुंचोगे। सेम हैपेंस विद प्रॉपर इंडेक्सिंग, कि जो भी हमारे डेटाबेस होता है उसके अंदर टेबल्स बहुत सारे होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स वगैरह भी बहुत सारी होती है। तो अब हमें एक पर्टिकुलर कॉलम तक जाना है, तो इसके लिए बार बार बहुत ज्यादा सर्चिंग प्रोसेसेस ना हो, हम कॉलम को एक इंडेक्स नेम दे देते हैं। समझ आ गया? ऑप्टिमाइज वगैरह करने के लिए। और इससे क्या होता है, डेटा रिट्राइवल बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बड़े लार्ज डेटा बेस फाइल्स के लिए। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, अगर मुझे इंडेक्स नेम क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी क्रिएट करना है मुझे। क्या क्रिएट करना है? एक इंडेक्स क्रिएट करना है। देखो हो क्या रहा है, इसको हम क्रिएट तो इसमें इंडेक्स ही कर रहे हैं, है ना। एक इंडेक्स नंबर क्रिएट करते हैं और उस इंडेक्स का नाम भी लिख देते हैं, कि ये पर्टिकुलर नंबर है 50, इसका नाम है सपोज स्टूडेंट। तो ये मुझे स्टूडेंट के सारे ये स्टूडेंट तक डायरेक्ट पहुंचेगा, ऐसे इसको मानो। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं बोलूंगी मुझे इंडेक्स को क्रिएट करना है ना। तो उसके बाद मैं नाम दे दूंगी, ये नाम है। अब कौन से कॉलम के लिए करना है, कौन से टेबल के कौन से डेटा के लिए मुझे एक इंडेक्स बनाना है, तो इधर इसको वो भी देना पड़ेगा। तो सपोज मैं बोलती हूँ मुझे कस्टमर्स के अंदर, टेबल कस्टमर्स के अंदर नेम के लिए इंडेक्स बनाना है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं एक्सेस करना चाहूंगी कस्टमर्स को,
कस्टमर्स के अंदर नेम को, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये देखेगा नेम के अंदर तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स है। और फिर वो डायरेक्ट उस इंडेक्स पे चला जाएगा, सो उससे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। वो हर जगह सर्च नहीं करेगा कॉलम्स को, कॉलम बाय कॉलम, उसको पता होगा डायरेक्ट इंडेक्सिंग किधर है। ठीक है। उसके बाद हम कैसे डेटा को ये कर सकते हैं, टूनिंग, बाय अवॉइड इम्प्रॉपर क्वेरीज। इम्प्रॉपर क्वेरीज मतलब कुछ ऐसी क्वेरीज होती है जिनको अगर मैं यूज करूँ, सो इट इज लाइक गलत तो नहीं है, बट स्टिल उससे बेटर कुछ क्वेरीज में यूज कर सकती हूँ फॉर डेटा रिट्राइवरेशन, कि फास्ट मुझे डेटा रिट्राइव करना है। अब ऐसी कौन सी क्वेरीज होती है, मैं बहुत जल्दी जल्दी दी तुम्हें पढ़ा दी, क्योंकि 70 पेज की पीडीएफ है। ऑब्वियसली अगर डिटेल में पढ़ाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। नोट्स मैंने ही बनाए हैं ये वाले, और ये नोट्स डिटेल में है, सारी चीजें हैं जितनी नेसेसरी है, और बहुत चीजें दो दो बार मैंने दो तीन तीन बार लिखी हुई है। कुछ इजी डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ कम डेफिनेशन लिखे हैं, तो वो सारी चीजें ठीक है, तो एक बार देख लेना। ओके, तो अगर मैं बात करूं तुम लोगों से कि कौन सी ऐसी क्वेरीज हैं जिनको हम ज्यादा चेंज कर सकते हैं सो दैट मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, तो इनमें से एक क्वेरी होती है सिलेक्ट वाली। देखो समटाइम्स क्या होता है, मेरा एक पूरा टेबल है जिसमें से काम मुझे नेम का ही है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उस पूरे टेबल को ही ना सिलेक्ट करने लगती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरे डेटाबेस के अंदर पहले तो मतलब मेरे डेटाबेस के अंदर से सारे कॉलम्स वगैरह जाके कहीं पर सेव होने लगते हैं, है ना। पहले तो सारे कॉलम्स रिट्राइव होते हैं, उसके बाद उसमें से हमें जो चाहिए वो वाले निकलते हैं। अब इससे डबल काम हो रहा है ना, पहले तो सब कॉलम्स को सेव करो, उसमें से जो चाहिए फिर वो निकालो। सो इससे बेटर मैं, मुझे जो स्पेसिफिक कॉलम चाहिए मैं उसका नाम दे दूं, है ना। स्पेसिफिक अगर ऐसा है कि मैं पूरी क्लास को, मैं क्लास के अंदर घुसी, बहुत सारे बच्चे थे, मैं सबको बुला बुला के अपने पास बुला रही हूँ और देख रही हूँ तुम वो नहीं हो आगे बढ़ो, तुम वो नहीं हो आगे बढ़ो। इससे बेटर मैं क्लास में जाके डायरेक्ट एक बार ये अनाउंस कर दूं कि ये नाम पर्टिकुलर बंदा कौन है, वो खड़ा हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। यही है कि सबको चेक करने से बेटर मुझे जो चाहिए वो लो ना, मैं वो सिलेक्ट कर लूं। सो दिस इज हाउ क्वेरीज कैन बी मोर एफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सिलेक्ट स्टार वाली चीज, सिलेक्ट स्टार में क्या होगा, पूरे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स वगैरह सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे जो पर्टिकुलर चीज चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर लूं। जैसे टेबल के अंदर मुझे अपना आईडी और नेम सिलेक्ट करना था फ्रॉम द टेबल कस्टमर, सो आई कैन सिलेक्ट दैट डायरेक्टली। ठीक है, इन्हें समझ आ गया। उसके बाद आता है यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड्स ओनली विथ इंडेक्स कॉलम। अब क्या होता है, कुछ कॉलम्स हमारे इंडेक्स्ड होते हैं, मैंने इंडेक्सिंग तुम्हें बताई। अब इंडेक्सिंग में भी कुछ स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ वाइल्ड कार्ड्स आर यूजफुल फॉर सम टाइप ऑफ सर्चिंग पैटर्न्स। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक कॉलम नेम है, और नेम के अंदर मैं सारे वो वाले नेम सिलेक्ट करना चाहती हूँ जिनमें यहाँ पर है ए परसेंटेज सिंबल, जिसका सिंबल से मतलब होता है वो नेम जो ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं ऐसी कोई क्वेरी लिखूं, तो इसमें इट इज बेटर टू राइट लाइक दिस क्वेरीज, और इसमें हम इंडेक्सिंग भी करें साथ में। ठीक है, अब ये समझ आ गया। उसके बाद होता है कि देखो कुछ ऐसी क्वेरीज होती है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे बेटर हमारे पास कुछ और क्वेरीज होती है। जैसे यू कैन यूज एक्सप्लिसिट जॉइंस इंस्टेड ऑफ इम्प्लिसिट जॉइंस। अब ये जॉइंस वगैरह तुमने पढ़ा हुआ होगा पहले भी, तो तुम्हें आइडिया होगा, बट ये भी एक तरीके से क्या होता है कि अगर हम एक्सप्लिसिट जॉइन करें तो हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है एज कम्पेयर टू इम्प्लिसिट वाला कर रहा है। उसके बाद आता है कि कि हमारे पास एक क्वेरी होती है डिस्टिंक्ट नाम की, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट को, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अवॉइड मल्टीपल और कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तुमने देखा होगा पेन पहले से चला हुआ है, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूरी बन जाती है एंड पता नहीं कैसे करप्ट हो रही है फाइल्स, वो ओपन ही नहीं हो रही। सो बहुत दिक्कत हो रही है, और इस वजह से मैं 2 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रही, डिले कर रही हूँ। एंड आई नो तुम लोगों का एग्जाम था और तुम बहुत वेट कर रहे थे इस वीडियोस के लिए, बट स्टिल फाइल करप्शन की वजह से वीडियोस बन ही नहीं पा रही हैं, बन जाती हैं पूरी सेव ही नहीं हो पाती, एंड मैं देखती हूँ तो इट वाज लाइक होल ब्लैंक फोल्डर। तो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन, होपिंग कि सब सही हो और सब अच्छे से हो और पूरी वीडियो बन जाए। तो तुम्हें मिल रही होगी ये वीडियो और तुम देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो सही है फाइल लकीली। बाकी चलो, डाइवर्ट नहीं होते इजीली। देखो अब हम क्या बोल रहे थे कि अवॉइड करते हैं हम मल्टीपल और कंडीशंस को। देखो इसमें क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हेल्प कर रहे हैं अपने डेटाबेस को ज्यादा ऑप्टिमाइज हो। तो उसके लिए हम जो क्वेरीज लिखते हैं उसमें इंस्टेड ऑफ डूइंग और ऑपरेशंस वी कैन डू यूनियन वाले। सो वी कैन से कि हमारा डेटाबेस जो है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा।
है ना? इस वाली टेक्निक से भी ये आ गया कि एसक्यूएल की क्वेरीज में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट। अब तुम बोलोगे और क्यों नहीं यूज करे? देखो, और हम इसलिए नहीं यूज करे क्योंकि अगर मैं और ऑपरेशन करूंगी तो मेरा डेटाबेस पहले इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, इसके लिए सारे कॉलम्स को चेक करता फिरेगा, उसके बाद दूसरी कंडीशन पर जाएगा, उसके लिए सारे कॉलम्स को चेक करेगा, और कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए वी सिंपली यूज यूनियन ऑपरेटर। ठीक है। अब देखो, ये जो और कंडीशंस हमारे डेटाबेस के लिए होती है ना, ये थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो और कंडीशंस होती है, इनका भी काम सिंपल हमारा ज्वाइन करने वाला ही होता है ना? जो तुमने नॉर्मली और ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े होंगे, दैट आर लाइक थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम एसक्यूएल। अगर यहाँ पर एसक्यूएल में डेटाबेस के अंदर वी हैव टू टेबल्स, और इनके बीच में अगर मैं और क्वेरी लगा रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये भी हमारा काम होता है दोनों डेटाबेस के टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर एक ही डेटाबेस के दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम और ऑपरेटर लगाते हैं। पर इसमें दिक्कत क्या होती है, ये जैसे और यूज होता है तो ये इस वाली चीज को पहले करता है, एंड देन इस वाली चीज को उसके बाद करता है। इस वाली पूरी चीज को चेक करेगा, देन देखेगा कि ये नहीं तो ये वाली चेक करेगा, वैसी चीज। पर हमें तो सिर्फ ज्वाइन ही करना है, तो इसलिए बोला जाता है कि यू कैन डायरेक्टली यूज यूनियन ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ और। ठीक है। उसके बाद तुमने देखा होगा कि बहुत सारे, जब भी तुम ऐसे डेटाबेस के अंदर क्वेरीज लिखते हो, तुम कुछ कंडीशंस लिखते हो जहां पर तुम नीचे यूज करते हो वेयर का। जैसे मैंने भी तुम्हें पढ़ाया होगा यूनिट 3 में, एक बार जाके चेक करना वेयर का, है ना? वेयर का यूज करते हो। तो ये क्या होता है कि वेयर जब हम यूज करते हैं तो दिस कीवर्ड इज लाइक मोर ऑप्टिमाइज्ड एज कंपेयर टू हैविंग यूज करना। ठीक है। सो ये जो वेयर क्लॉज है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और यही हमें ये स्किल क्वेरीज हैं। जब मैं बोल रही हूँ कि और की जगह पर यूनियन यूज कर रहे हैं, तो ये सब हमारा डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करे। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ट्यूनिंग। इतना समझ आ रहा है? सो दीज आर सम कंक्लूजन्स की एसक्यूएल ट्यूनिंग जो होती है वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करती है डेटाबेस की, और कैसे कैसे हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन करके, इंडेक्सिंग करके, क्वेरीज देख के, ये सारी चीजें करके। उसके बाद यहाँ पर सेम तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी वही सारी चीजें बताई गई है। बस अगेन मैंने बोला, मैं बहुत अलग अलग तरीकों से ये वाले नोट्स अपने बनाए हैं, ताकि तुम्हें हर तरीके का कंटेंट समझ आए। अगर तुम वो लोग हो जिनको थोड़ी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए एज कम्पेयर टू, तुम्हें पता होना चाहिए पेपर में क्या लिख के आना है, तो तुम वैसे प्रोफेशनल वाली इसकी डेफिनेशन से याद कर सकते हो। एंड अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसको बस समझना होता है, तो इसके लिए तुम्हारे लिए मैंने ऐसे छोटे छोटे से इजी इजी से समरी डाल के ये वाले नोट्स भी बनवाए हैं, या फिर बनाए हैं। ठीक है। इतना समझ आ गया? उसके बाद हमारा एक अलग से कॉन्सेप्ट है विच इज डेटाबेस मेंटेनेंस। तो डेटाबेस मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि हमें अपने डेटाबेस को बार बार चेक करते रहना होता है ना? रेगुलर टास्क करवाते रहने होते हैं उससे, ताकि वो खराब ना हो जाए। सिंपल सी चीज ये है कि इसमें ना हम अपने डेटाबेस की हेल्थ चेक करते हैं, सिक्योर है वो सब चेक करते हैं। तो मैं बोलूंगी कि कौन-कौन से टास्क हम अपने डेटाबेस से करवाते हैं, अगर हम उसकी इस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा टास्क होता है बैकअप और रिकवरी देखना। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स अपडेटिंग करना, रीऑर्गेनाइज करना, जितने भी हमारे इंडेक्स वगैरह है उनको, अनयूज्ड डेटा को रिमूव करना। ऑल आर दीज आर टास्क दैट वी परफॉर्म सो दैट वी कैन सिंपली मेंटेन अवर डेटाबेस। इतना समझ आ गया? चलो, ये सारी चीजें। अब डेटाबेस का बार बार मेंटेनेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि क्वेरी स्पीड इंप्रूव रहे, कुछ सिस्टम पर ज्यादा लोड ना पड़े, और ये सारी चीजें है ना, डेटा प्रोटेक्ट रहे। इन सब चीजों के लिए वी सिंपली यूज दिस डेटाबेस मेंटेन करते हैं। ओके। उसके बाद डेटाबेस ट्यूनिंग अगेन तुम्हें मिल गया, सारी चीजें सेम ही है, बट इट वाज लाइक शॉर्ट फॉर्म में कि वाई वी यूज पार्टीशनिंग और ऑल ऑफ दिस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डायरेक्ट नीचे आती हूँ। ओके, दीज आर सम वही कमांड्स जो तुम यूज कर सकते हो। देखो, अगर मैं बात करूँ, जैसे ट्यूनिंग में हमने अभी पढ़ा था कि हम सिलेक्ट स्टार की जगह हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना? सिलेक्ट स्टार इज लाइक कि अगर मैं बात करें कमांड्स की, तो कमांड्स में मैंने तुम्हें बोला था कि हम सब सिलेक्ट करने की जगह जो भी मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो ऐसा तुम एक एग्जांपल बना सकते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिलेक्ट स्टार, यू आर यूजिंग सिलेक्ट, और फिर यहाँ पर कॉलम का नेम। ठीक है। उसके बाद अगेन डेटाबेस मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, इसको अभी के लिए रहने देते हैं। एंड द सेम थिंग। ओके। उसके बाद आता है व्हाट इज क्लस्टरिंग। ओके। ओके, तो अब तक हमने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देख ली थी, तो अब हम पढ़ते हैं डेटाबेस क्लस्टर के बारे में, या फिर डेटाबेस क्लस्टरिंग क्या होता है? देखो, एक बात बताओ, अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं, और हर डेटाबेस के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, तो ऐसे करके ना बहुत टाइम लग जाएगा उन डेटाबेस
डेटाबेस को एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है। डेटाबेस क्लस्टरिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर मल्टीपल डेटाबेस है और वो सारे मैनेज हो रहे हैं बाय अ सिंगल सर्वर, ठीक है, या फिर बाय अ सिंगल डेटाबेस जिसको हम मास्टर बोल रहे हैं, सो दिस इज नोन एज क्लस्टर। ठीक है। और होता क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो उनके लिए दिस इज वेरी इसेंशियल कि हम क्या करें, जल्दी से सारे डेटाबेसेस को अ, फटाफट हम एक्सेस करते रहे एक के बाद एक। ये सारी चीजें इसमें हमें एडवांटेज मिलती है। सो बेसिकली तुम ये सोचो, डेटाबेस क्लस्टरिंग इज लाइक तुम मल्टीपल डेटाबेसेस में काम करवा रहे हो, है ना, उसकी मल्टीपल डेटाबेसेस को एक पर्टिकुलर बड़ा सा डेटाबेस ऑपरेट कर रहा है जिसको बोल रहे हैं मास्टर। ठीक है, ये डेटाबेस सर्वर है। ऐसे ही मल्टीपल डेटाबेस सर्वर है दैट वर्क्स इन पैरेलल। ठीक है, और इस पूरे को हम बोलते हैं सिस्टम। अभी डायग्राम देखेंगे तो समझ आएगा। थोड़ा सा ये सोचो कि डेटाबेस क्लस्टरिंग इज लाइक कि मल्टीपल डेटाबेसेस को एक कॉमन सर्वर देख रहा है जिसको हम मास्टर बोल रहे हैं। इट इज मैनेज बाय अ सिंगल सर्वर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका तुम्हें डायग्राम दिखाऊं तो सपोज हमारा कुछ ऐसे है। यहाँ पर वी हैव डिफरेंट डेटाबेसेस विच आर इंटरकनेक्टेड इन आपस में। ठीक है, ये तो मैं एक डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा जो इमेज है, यहाँ पर मुझे मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स दिख रहा है ना, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है यूजिंग अ एसएएन डिवाइस। ठीक है, अब एसएएन क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि बेसिकली हेल्प करता है कि वी कैन एक्सेस द डेटा स्टोरेज डिवाइस, है ना। इसकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर जा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इतनी नॉलेज तुम्हारे लिए बहुत है। क्लस्टर्स इज लाइक जहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस कनेक्टेड है एंड इट कैन बी ऑपरेटेड बाय बाय अ बिग सिंगल डेटाबेस जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब क्या होता है देखो, कि तुम क्लस्टर खुद से भी बना सकते हो, तुम किसी डेटाबेस का खुद से क्लस्टर बना सकते हो। और रिसेंटली कंपनीज भी थर्ड पार्टी क्लाउड डेटाबेस प्रोवाइड करती है फॉर कस्टमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डेटाबेस क्लस्टर का अगर हम प्रॉपर अच्छे से आर्किटेक्चर देखें, हम देख रहे हैं डेटाबेस क्लस्टर इज लाइक कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज, या बोलो कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेसेस को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करना, दिस इज व्हाट क्लस्टरिंग इज। बट अब क्लस्टरिंग भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि क्लस्टरिंग के भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, सच एज शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। तो देखो, ये शेयर नथिंग आर्किटेक्चर में क्या है, मेरे पास एक डेटाबेस है, मेरे पास उस डेटाबेस की इंडिपेंडेंट डिस्क है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और उस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्टेड एक डिफरेंट सीपीयू है। ऐसे ही वी हैव अनदर डेटाबेस विद सेवरल डिस्क दैट आर कनेक्टेड टू अ सीपीयू। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? इसको हम बोलते हैं शेयर नथिंग आर्किटेक्चर, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर डेटाबेस में जाओ, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है और उसके पास सब है, उसको किसी और से पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, यानी कि शेयर नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये एक डेटाबेस क्लस्टरिंग का आर्किटेक्चर है ना। अलग अलग तरीके हैं डेटाबेस क्लस्टर्स के। पहला है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, या फिर तुम उसके टाइप ऑफ क्लस्टर के अंदर भी काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर नोड के अपने डेटाबेस सर्वर्स है, और वो उन्हीं सर्वर्स की मदद से एक्सेस कर रहा है या स्टोर कर रहा है डेटा को। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर की बात करवाऊँ, देखो मेन क्लस्टर का मतलब यह है कि डेटाबेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, बस इतना मतलब है। अब शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है, कोई मास्टर नहीं होता, बट अगर हम यूजुअली देखें तो मास्टर्स होते हैं क्लस्टरिंग में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोई सिंगल सर्वर मास्टर नहीं है, कोई सेंट्रल डेटाबेस नोड नहीं है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर सारे सिस्टम्स के डेटा को एक्सेस कर पा रही है। सो अगर इसका सिंपल डायग्राम बनाओ शेयर्ड नथिंग का, तो इसका डायग्राम हमने देखा, इसको मैं जरा क्लीन कर देती हूँ थोड़ा। अगर मैं शेयर नथिंग का तुम्हें डायग्राम बताऊं, सो शेयर नथिंग इज लाइक तुमने मेमोरी बनाई, मेमोरी इज कनेक्टेड विद योर सीपीयू, सो ये तुम्हारा सीपीयू है और ये तुम्हारे डिस्क आपस में कनेक्टेड है। ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा विद दिस वाला पार्ट, और ये सारे अलग अलग डेटाबेसेस है। ये सारे डेटाबेसेस आपस में डिफरेंट है, कुछ शेयर नहीं करे, सो इट्स लाइक शेयर नथिंग, है ना। आपस में इंटरकनेक्टेड कुछ भी नहीं है इनका, सबका अलग अलग डिस्क है, ये होता है शेयर नथिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, व्हाट इज दिस? क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद अगला होता है शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। तो नाम से पता चल रहा है, इस आर्किटेक्चर में जब हम डेटाबेस की क्लस्टरिंग कर रहे हैं, डेटाबेसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सो कुछ कॉमन चीज होगी, दिस इज शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। ये कुछ डिस्क को शेयर कर रहे हैं, है ना, कुछ डिस्क इनके आपस में शेयर हो रही है। सो देखो, यहाँ पर क्या होता है, शेयर डिस्क आर्किटेक्चर इज लाइक मैंने एक डेटाबेस बनाया,
एक सेकेंड, मेरा पेन सिलेक्ट कर लूँ मैं। मैंने एक डेटाबेस बनाया, मैंने दूसरा डेटाबेस बनाया, उसके बाद मैंने तीसरा डेटाबेस बनाया। मैंने पहला डेटाबेस बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। ऐसे करके मैंने डेटाबेस बनाए। अब मैं चाहती हूँ कि या फिर 2 डेटाबेस बनाए। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरा ये वाला डेटाबेस इस वाले डेटाबेस के अंदर का डेटा भी एक्सेस करे, सो दिस इज अ शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर। ठीक है, शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर में क्या होता है? all CPUs can share access to all database servers that are available। समझ आ गया? और फिर सिस्टम के डेटा को दे कैन एक्सेस। ओके, सिंपल सी इतनी सी बात है। शेयर नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है? एक सीपीयू या फिर एक मैं डेटाबेस बोलूं, वो दूसरे वाले को जाके एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों में से ज्यादा सेफ कौन होता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि दोनों में से ज्यादा स्केलेबल कौन है, सो वी कैन से कि शेयर नथिंग वाला मच स्केलेबल होता है एज कम्पेयर टू ये जिसमें कुछ चीजें शेयर हो रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसका अगर तुम सिंपल सा डायग्राम देखो, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सीपीयूज है। इसमें क्या है, डिफरेंट सीपीयूज है, और वो सारे सीपीयूज क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इन सीपीयूज की कुछ डिस्क है और इनके थ्रू ये एक दूसरे को एक्सेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है जिनके थ्रू ऑल दीज आर कनेक्टेड। इतना बेसिक समझ आया? यही थी डेटाबेस क्लस्टरिंग, और ये इसके आर्किटेक्चर्स थे, जैसे कि शेयर नथिंग आर्किटेक्चर या फिर कुछ शेयर कर रहा है वो वाला आर्किटेक्चर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डेटाबेस क्लस्टरिंग करने से होता क्या है, बहुत सारे डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करने से हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो डेटाबेस है उसमें जो अभी इंडिविजुअली किसी डेटाबेस के अंदर वर्कलोड आ रहा था, नाउ इट इज डिवाइडेड टू 2 या फिर 3 अदर डेटाबेसेस। तो पहली चीज तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्लूड हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बिकॉज वर्कलोड जो है वो मल्टीपल लोड्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक सर्वर इंडिविजुअल सर्वर पर उतना प्रेशर नहीं आता। ठीक है, अब क्या होता है, डेटाबेस क्लस्टरिंग से हम डेटाबेस सिस्टम की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर ये वाला डेटाबेस अभी काम नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्वर पे, तो ये वाला कर लेगा, तो डेटाबेस ज्यादा अवेलेबल हो पा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अगर एक नोड फेल हो जाती है तो अदर नोड कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, उसके बाद ये एक स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैंने बोला कि वो जो हमारा था शेयर नथिंग वाला, वो ज्यादा स्केलेबल होता है, बट स्टिल ये डेटाबेस को स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर हम अपने डेटाबेस में बाकी अलग से डेटा बेस को, मतलब अपने सर्वर के अंदर बाकी डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं अगर रिक्वायर है, बाय यूजिंग सम एडिशनल नोड्स। ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस है, यानी कि क्या हो रहा है कि सपोज मेरे मल्टीपल डेटाबेस है, सारे कुछ कुछ काम कर रहे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे जाके काम कर रहे हैं। अब अगर बाय एनी चांस ये वाली नोड फेल हो जाती है और वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर डेटा, स्टिल द टू विल कंटिन्यू इट्स वर्क। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही ऑपरेटर सिस्टम ही खराब हो गया, नहीं। ठीक है, वो स्टिल ऑपरेट होगा। तो उसके बाद आता है कॉस्ट सेविंग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट सेव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम कमोडिटी हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए क्लस्टरिंग के लिए यूनिट एक्सपेंसिव वन। ठीक है, यू कैन इजीली यूज कमोडिटी हार्डवेयर। ठीक है, इतना समझ आया गया, तो इससे कॉस्ट सेविंग हो रही है। अब क्लस्टरिंग का ऊपर ऊपर से आई होप तुम्हें सब सब समझ आ गया होगा हो क्या रहा है क्लस्टरिंग में। इतना है तुम्हारे सिलेबस में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अब इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, नंबर से नाम से कुछ समझ आ रहा है, इंडेक्स इज लाइक, तुमने एक बुक देखी होगी है ना, बुक पे में बहुत सारे पेजेस होते हैं, पता होगा बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब अगर मुझे अपना कंटेंट ढूंढना है तो मैं सबसे पहले उसके इंडेक्स पे चली जाऊंगी और वहां पर मुझे डायरेक्ट लिखा होगा ये कंटेंट मुझे इधर मिलेगा, एंड मैं फिर वहां पर जाके डायरेक्ट एक्सेस कर लूंगी। सो इंडेक्सिंग भी एक वही तरीके की चीज है, अभी ध्यान से पढ़ेंगे। बट इट इज लाइक अ वे, जिसकी मदद से, एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम डेटाबेस की अगेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। हम अपनी सर्चेस को इजी कर पा रहे हैं, जो डेटा जिस रो में चाहिए वो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडेक्सिंग में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इंडेक्स की जिसके थ्रू इंडेक्सिंग हो रहा है। तो भी इंडेक्स क्या होता है, ये एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो चीजें स्टोर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इंडेक्स मेरा क्या है, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर जैसा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या स्टोर है, इसके अंदर मेरे पास दो चीजें स्टोर होती है, सर्च की एंड डेटा रेफरेंस। ठीक है, अब देखो सर्च की हमें क्या बताएगा, हमें सर्च क्या करना है। सपोज यहाँ पर ये मेरा इंडेक्स है और ये मेरा एक टेबल है, टेबल के अंदर नेम है और बहुत सारी चीजें थी पर साथ में नेम भी था।
तो मुझे यहाँ पर प्राइमरी की के थ्रू हम चेक करेंगे यूजुअली। तो अब क्या है, मुझे इस नेम को टेबल के अंदर सर्च करना है। तो मैं इस नेम को इधर सर्च की के अंदर डालूंगी कि ये जो मेरा इंडेक्स है इसमें मुझे जाके नेम सर्च करना है। ठीक है, ऐसे नेम से सर्च करना है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा जब भी टेबल बनता है तो इनिशियली सबसे पहला कॉलम विल बी लाइक प्राइमरी की वाली चीज, राइट। तो क्या होता है कि हम उसके थ्रू पता लगाते हैं, तो इधर हम प्राइमरी की लिख देते हैं। फर्स्ट कॉलम ऑफ डेटाबेस इज द सर्च की दैट कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द प्राइमरी की, या फिर कैंडिडेट की भी हो सकती है अगर प्राइमरी की नहीं है टेबल में तो। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी कीज वगैरह होती है ये सारी एक सॉर्टेड फॉर्मेट में स्टोर होती है हमारे इंडेक्सिंग के अंदर। ठीक है, अब ये हो गया कि मुझे नेम चाहिए था, मैंने इधर लिख दिया नेम। उसके बाद आता है डेटा रेफरेंस। अगर सपोज ये जो डेटा है ये मेरा कॉलम नंबर 2 पे है या फिर रो नंबर 3 पे है, सो इसका डेटा इज लाइक द एड्रेस वेयर, मुझे जहां पर जाऊंगी तो मुझे ये नेम मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कॉलम नंबर 2 की, कॉलम नंबर 2 पे गई तो नेम मिला। सो इसको हम बोलते हैं डेटा रेफरेंस। तो अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग में वी हैव टू थिंग्स, वन इज सर्च की एंड द सेकंड वन इज डेटा रेफरेंस। सो सर्च की इज लाइक किधर मुझे मेरा कॉलम का पर्टिकुलर वो प्राइमरी की वगैरह हम डाल देते हैं कि कहाँ पर जाके हमें ये प्राइमरी की मिलेगी। और डेटा रेफरेंस या फिर मैं बात करूँ सर्च की, लाइक यहाँ पर हमारी प्राइमरी की है जो हमें चाहिए, ये वाली प्राइमरी की हमें यहाँ मिलेगी। तो इस तरीके से इंडेक्स बनता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम समझ आ गया। अब इंडेक्सिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मेरे पास डेटाबेस है, बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स है, बहुत सारे मल्टीपल रोज है, तुम्हें एक पर्टिकुलर कॉलम को फटाफट से एक्सेस करना है। तुम गए, तुमने इंडेक्स चेक करा, अच्छा ये पोजीशन नंबर 5 पे है, तो डायरेक्ट कॉलम नंबर 5 पे गए एंड यू एक्सेस द डेटा। दिस इज द वर्क ऑफ इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास होता है ऑर्डर्ड इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेंस इंडेक्स एंड स्पार्स इंडेक्स। इतना क्लियर हो गया? तो आते हैं ऑर्डर इंडेक्सिंग पर। तो देखो, ऑर्डर इंडेक्सिंग में क्या हो रहा है कि कुछ ऑर्डर के अंदर सेव हो रहा होगा। अब जैसे मैं बात करती हूँ, मेरा डेटाबेस है और इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे रोज है। ठीक है, ऐसे तो इसी के लिए अगर मैं अपना इंडेक्सिंग बनाऊं जिसके अंदर मैं ऑर्डर्ड वे में चीजों को स्टोर करवाऊं, यानी कि इसके अंदर जो मेरा पहला कॉलम है, सपोज मैं बात करूं, इसके अंदर जो नेम है जो मैं यहाँ पर अपने इंडेक्स के अंदर स्टोर करवाऊंगी, तो मैं सबसे पहले ऑर्डर्ड में नेम ही स्टोर करवाऊंगी, है ना। इसका पहला इसलिए कि इसका पहला ऐसे सेव करवाऊंगी एक पर्टिकुलर सॉर्टेड ऑर्डर में। सो इसको बोलते हैं ऑर्डर इंडेक्सेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये यूज होता है जनरली फास्ट सर्चेस करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉर्टेड वे में अपना स्टोर करवाते हैं। इसको ऑर्डर इंडेक्स बोलते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारी एम्प्लॉयज आईडी है ना, और तुम्हें उसमें से एक पर्टिकुलर आईडी 543 तक जाना है। अगर तुम नॉर्मली देखो, अगर हम कुछ इंडेक्सिंग का यूज ना करें तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पहले पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, ऐसे ऐसे जाके चेक करते रहेंगे। ठीक है, बट अगर इसमें हम ऑर्डर इंडेक्सिंग करेंगे तो हम अपने इंडेक्स के अंदर ही पोजीशन 553 देखेंगे कौन सी है ना, और फिर डायरेक्ट 553 पे जाएंगे विदाउट एक्चुअली स्कैनिंग मच। इतना समझ आ गया? तो फास्ट सर्च हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट अपने इंडेक्सेस का यूज कर रहे हैं और पता कर पा रहे हैं कि रिकॉर्ड किधर है। ओके, उसके बाद दिस इज नोन एज ऑर्डर इंडेक्स, जिधर एकदम ऑर्डर्ड वे में हम चीजों को स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद द सेकेंड वन वी हैव इज प्राइमरी इंडेक्स एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्राइमरी इंडेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर अगर मेरा एक टेबल है और टेबल के अंदर जैसे सपोज मैं मेरे पास है एक कस्टमर आईडी और उसके बाद है कस्टमर नेम। ठीक है, एंड आई कैन से कि कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी इज लाइक माय प्राइमरी की। कस्टमर आईडी क्या है, मेरी प्राइमरी की है। अब जब मैं इंडेक्सिंग में इंडेक्स बना रही थी तो मैं उसको कस्टमर आईडी के रेफरेंस यानी कि प्राइमरी की के आईडी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ कि ये वाली जो प्राइमरी की है ये 3 पर स्टोर है। यानी कि अगर मैं लिखूंगा कस्टमर आईडी 8 जिस इंसान की है वो 8 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी भी कस्टमर आईडी 8 होगी वो इधर मुझे ऐसे लिंक करूंगी और मिल जाएगा कि 8 पे ये मिल रहा है। सो ऐसे, यानी कि जब हम प्राइमरी की के अकॉर्डिंग अपने टेबल के अंदर इंडेक्सेस को क्रिएट कर रहे हैं, सो दिस इज प्राइमरी इंडेक्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम प्राइमरी की के थ्रू इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, क्योंकि देखो प्राइमरी की हर किसी की यूनिक होगी। सो हमें कुछ ऐसे इंडेक्सिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। और प्राइमरी कीज को हम एक सॉर्टेड ऑर्डर में अपने इंडेक्स के अंदर स्टोर करवाते हैं कि पहले वाला जो कॉलम है उसकी सबसे पहली प्राइमरी की विल बी स्टोर्ड इन फर्स्ट प्लेस
इन अवर इंडेक्स। ये समझ आ गया? और उसके बाद मैं बोलूँ तो प्राइमरी इंडेक्सिंग वाली चीज, यानी कि प्राइमरी इंडेक्स कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, डेंस इंडेक्स और द सेकंड वन इज स्पार्स इंडेक्स, है ना? तो प्राइमरी इंडेक्सिंग दो तरीके से डिवाइड है, डेंस और स्पार्स इंडेक्स। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेरे पास एक टेबल है जिसका मुझे एड्रेस स्टोर करवाना है और ये मेरी इंडेक्सिंग है। इधर क्या करती हूँ मैं, अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा स्टोर होगा कि मुझे स्टोर करवाना क्या है। यहाँ पर देखो इंडेक्सिंग का स्ट्रक्चर देखो, तुम्हें अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो हमने इंडेक्सिंग देखा तो कुछ इस तरीके से हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स के अंदर हम क्या क्या स्टोर करवाते हैं, यहाँ पर देखो एक होता है सर्च की और एक होता है डेटा रेफरेंस। यहाँ जब हम प्राइमरी की बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारी सर्च की, कि हमें सर्च क्या करना है, और ये है डेटा रेफरेंस दैट टेल अस की पोजीशन क्या है। अब ये जो सर्च की है ये कौन सी है, ये हमारी प्राइमरी कीज है और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। जैसे इधर जो पहले यूपी सेव है इधर भी यूपी ही सेव है, समझ आया? लेकिन अब हम बात करें कि ये डेंस इंडेक्स क्या है। तो यहाँ देखो डेंस इंडेक्स में क्या हो रहा है, डेंस इज लाइक तुम हर किसी का ना, हर किसी के लिए उसको सेव करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम हर एक की के लिए, हर एक प्राइमरी की के लिए यू आर मेकिंग एन इंडेक्स। जैसे यहाँ पर यूएसए है तो तुम डायरेक्ट यूएसए को एक्सेस करोगे इधर यूएसए से। नेपाल को यू कैन डायरेक्टली एक्सेस विद दिस प्राइमरी की नेपाल। यहाँ पर क्या हो रहा है, यू आर मेकिंग सर्च की फॉर एवरी वैल्यू, और जितने तुम्हारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उतने ही तुम्हारे पास सर्च की के अंदर टेबल्स है। ये समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें बहुत सारे इंडेक्सेस को स्टोर करवाना पड़ रहा है एंड दैट आर टेकिंग अ लिटिल मोर स्पेस। ठीक है, सो इसलिए इसको हम डेंस इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम ऐसे इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि इसमें जितने हमारे पास टेबल्स हैं, यहाँ देखो जितने टेबल्स हैं उतना ही हम सर्च कर पा रहे हैं, राइट? तो इसीलिए क्या हो रहा है कि उतनी ही हम कीज वगैरह बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है। उसके बाद अगर स्पार्स इंडेक्स देखें तो स्पार्स इंडेक्स ऑब्वियसली जहां पर हम थोड़े कम आइटम्स के लिए की बना रहे हैं, सर्च की बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या हो रहा है कि अगर यूपी और यूएसए है तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर की बना लेती हूँ। इन दोनों के लिए भी नहीं, मैं सिर्फ यूपी के लिए एक सर्च की बना लेती हूँ। और मुझे पता है कि अगर यूएसए ढूंढना है तो मैं डायरेक्ट अगर ये वाली पोजीशन पे नहीं मिला तो देयर आर चांसेस इसके नीचे वाली पोजीशन पे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं हर रिकॉर्ड के लिए सर्च की नहीं बना रही। ठीक है, इन द डेटा फाइल इंडेक्स रिकॉर्ड अपेयर्ड ओनली फॉर अ फ्यू आइटम्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पार्स इंडेक्स। समझ आ गया? उसके बाद आता है हमारा क्लस्टरिंग इंडेक्स। देखो क्लस्टरिंग का मेन मतलब होता है ग्रुप करना। जैसे हमने उसमें भी देखा था कि जब हम क्लस्टरिंग कर रहे थे तो डेटाबेस को हम ग्रुप करते हैं। तो अगर क्लस्टरिंग इंडेक्स है तो यहाँ पर भी कुछ चीजें ग्रुप हो रही होंगी। ठीक है, अब देखो ये जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है ये क्या होता है कि ये हमारा प्राइमरी की वाला इंडेक्स तो है नहीं, यानी कि यहाँ पर जब हम अपने सर्च की के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं हम किसी टेबल का प्राइमरी की नहीं डाल रहे। ठीक है, और अगर वो प्राइमरी की नहीं है सो देयर आर चांसेस कि वो जो होगा वो यूनिक भी नहीं होगा हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स को फास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, दो कॉलम्स जो थोड़े सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपस में ग्रुप करके एक ही कॉलम बना लेते हैं और फिर उसको हम एक क्लस्टर उससे एक इंडेक्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, इन द केस टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड फास्टर वी विल ग्रुप टू और मोर कॉलम्स टू गेट द यूनिक वैल्यू एंड क्रिएट इंडेक्स आउट ऑफ देम। यही है, यही मैंने बताया था, सेम चीज है। द रिकॉर्ड विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई कंपनी है जिस पर बहुत सारे एम्प्लॉयज है और और हर किसी का एम्प्लॉय जो है, मतलब हर किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एम्प्लॉय है। अब इसमें हमें क्लस्टरिंग करनी है। अभी मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में वी हैव सम एम्प्लॉयज। अब क्या हो रहा है कि मैंने ऐसा एक टेबल बनाया पर मुझे इधर दिख रहा है कि यूजुअली जितनी भी मेरी डिपार्टमेंट वन है, मेरे पास फिलहाल वही सारे एम्प्लॉयज हैं अभी। मतलब जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं अभी वो सारे डिपार्टमेंट वन में ही काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आई कैन मेक अ सिंगल क्लस्टर कि वन वाले डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज मुझे इधर मिलेंगे। वो एम्प्लॉयज जिनका डिपार्टमेंट आईडी 2 है, फॉर एग्जांपल इधर जिनका डिपार्टमेंट आईडी 2 है, लाइक दिस, वो वाले मुझे अलग मिलेंगे। सो टू वाले के लिए आई एम मेकिंग अनदर यूनिक इंडेक्स लाइक दिस। अभी तो मैं टेबल से मैं समझा दूंगी तो समझ आ जाएगा, पर टू के लिए आई एम इवन मेकिंग अ यूनिक इंडेक्स लाइक दिस। ठीक है, ये समझ आया क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देखो होता क्या है, इसका डायग्राम देख लेना डायरेक्ट तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा।
अभी मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, पर आई होप तुम्हें ना बेसिक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से ग्रुपिंग्स हो रही है। यहाँ पर देखो, ये हम क्लस्टरिंग पढ़ रहे हैं। क्लस्टरिंग में क्या हो रहा है, जैसे सपोज मेरे पास सारे एम्प्लॉयज वन थे, तो मैंने एम्प्लॉयज वन को एक जगह ग्रुप कर दिया और इसका एड्रेस इधर स्टोर करवा दिया कि डिपार्टमेंट आईडी जिनकी भी वन है वो वाले मुझे इधर मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने स्टोर करवा दिया कि डिपार्टमेंट आईडी जिनकी भी टू है वो वाले मेरे इधर मिल रहे हैं मुझे। देखो, इसकी पहली वैल्यू इधर से स्टोर होती है, डिपार्टमेंट टू वाले मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक और चीज अगर मैं बोलूं कि ये तो तुम्हें समझ आ गया हम ग्रुपिंग्स कर रहे हैं, बट साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो हम इधर तुम्हारा ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो भी आपस में कनेक्ट होता है। यानी कि वन के अंदर जब हम बोलेंगे जिनकी भी डिपार्टमेंट आईडीज वन है, वो तो एक ग्रुप बना ही रहा है, साथ में जिसकी डिपार्टमेंट आईडी टू है यानी कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट आईडी, उसको भी हम कनेक्ट करते हैं ऐसे। समझ आया? यानी कि तुम डायरेक्टली इस तरीके से तो ग्रुपिंग कर ही रहे हो कि थर्ड वाला इधर होगा, बट तुम थर्ड वाले को पहले भी देखोगे कि तुम्हारा जो पहला है, इससे पहले जो तुमने टेबल जैसा बनाया हुआ है सपोज टू, उसके अंदर थर्ड की जगह सेव होनी चाहिए कि थर्ड किधर है। सो दिस इज लाइक अ क्लस्टरिंग। समझ आया? छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला स्कीमा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर रिकॉर्ड के पास उसके नेक्स्ट रिकॉर्ड की भी वैल्यू सेव है, मतलब टेबल के अंदर, इंडेक्सिंग नहीं, टेबल के अंदर। सो यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर हमें थोड़ा क्लियर करना है, सो हम इस चीज को हटा सकते हैं कि हर किसी के अंदर उसकी टेबल वैल्यू सेव नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई बड़ा रिकॉर्ड है कि डिपार्टमेंट टू में जिनकी भी डिपार्टमेंट आईडी टू है, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर, सो वी कैन डिवाइड देम लाइक दिस, और फिर उसका एड्रेस इधर स्टोर हो जाएगा कि ये टू है और बाकी के टू मुझे इधर मिलेंगे, ऐसे स्टोर हो जाएगा। समझ आया? बट अलग से हम वन के लास्ट में टू नहीं स्टोर करवाएंगे। सो दिस इज लाइक अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ क्लस्टरिंग, थोड़ा इजी पड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी इंडेक्स। तो प्राइमरी इंडेक्स देखा था, प्राइमरी इंडेक्स के अंदर अलग अलग हमने इंडेक्सेस भी देखे थे कि स्पार्स इंडेक्स क्या है, डेंस इंडेक्स क्या है। अब देखो होता है क्या है, स्पार्स इंडेक्सिंग में जब हमारा टेबल बहुत बढ़ जाता है तो मैपिंग करनी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। स्पार्स इंडेक्सिंग में मैंने क्या बोला था, हम हर किसी का नाम ना लेके, हर किसी को डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट ना करके, सपोज एक इंडेक्स से कॉलम की पहली वैल्यू कनेक्ट करी और फिर डायरेक्ट कॉलम की चौथी वैल्यू कनेक्ट करी, ऐसा स्पार्स इंडेक्सिंग है। अब यहाँ पर अगर टेबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे लिए मैपिंग्स भी डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहला इंडेक्स वन पे है और दूसरा सपोज डायरेक्ट 20 पर है, तो मुझे इतने सारे तो चेक करने पड़ेंगे जब स्पाइस मैट्रिक्स करूं। ठीक है, तो इसमें ना वी नीड एन एडिशनल मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, और जिसकी मदद से वी कैन एक्चुअली सर्च अवर डेटा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर मैपिंग साइज बहुत बढ़ रहा है तो डेटा फेच करना इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंडरी इंडेक्स को यूज करते हैं। अभी अगर डायग्राम देखेंगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। सेकेंडरी इंडेक्स से मैपिंग का साइज रिड्यूस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखो इसका डायग्राम डायग्राम पे ही चलता है डायरेक्ट, तो तुम्हें समझ आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये मेरा इंडेक्स था और इनिशियली क्या था, ये मेरा एक डेटाबेस था, डेटा ब्लॉक था, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर है कि ये मेरी 100 की है, 101 की है, 1010 की है, 1011 की है, ऐसे। पर अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा स्पार्स मैट्रिक्स में, मैं क्या करती कि डायरेक्ट मैं क्या स्टोर करवाती हूँ, 100 वैल्यू, है ना। उसके बाद अगर देखो, अगर मैं इसका डेंस मैट्रिक्स बनाऊं तो पूरा टेबल जितना ही बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, तो डेंस तो बना नहीं सकते, डेंस इंडेक्स तो बना नहीं सकते। अगर मैं स्पार्स इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सपोज पहले मैंने 100 वैल्यू स्टोर करवाई, और उसके बाद क्योंकि टेबल बहुत बड़ा है, मैं नेक्स्ट डायरेक्ट गई 200 पे और मैंने 200 वैल्यू स्टोर करवा दी। पर अभी भी तो मुझे इन बीच के 100 कॉलम्स को ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो इनको ढूंढने के लिए हमने अलग से एक सेकेंडरी लेवल इंडेक्स बनाया, जहां पर मैं 100 से लेकर 200 के बीच की वैल्यूज को कहीं पर स्टोर करवा रही हूँ। तो अब क्या हुआ, अगर मुझे सपोज अपने डेटाबेस के अंदर, अपने डेटा टेबल के अंदर वैल्यू चाहिए 200 वाली, तो मैं गई, मैंने प्राइमरी की 100 देखी, प्राइमरी की 100 तो नहीं है हमारी, तो 200 है। प्राइमरी की 200 देखी, अब प्राइमरी की 200 की मदद से मैं इधर गई। अब मेरे को यहाँ पर भी इंडिविजुअली नहीं सर्च करना मेरा 200 किधर है, मैं इधर गई इस वाले पर्टिकुलर एड्रेस पे कि 200 तो मेरा इधर सेव है। अब जैसे 200 इधर सेव है, तो मैं यहाँ पर 200 के पर्टिकुलर पॉइंटर पे गई और इधर से मुझे 200 वाली वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। समझ आया? अगर मैं यहाँ पर सपोज 105 या फिर समथिंग 10
5 पर जाओ, तो 105 से क्या होगा, मुझे पता है 105 इधर कहीं आएगा, इसका पॉइंटर इधर है, यानी कि 100 वाली वैल्यूज मुझे किधर मिलेंगी, इसके पॉइंटर पर जाके 100 वाली वैल्यूज इधर मिलेंगी। क्या ये 100 है? नहीं। क्या ये 100 है? 101 नहीं। तो ऐसे करके 102 3 4 5 ऐसे करके चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी ऐसे कंटिन्यूअस हर किसी पर्टिकुलर का वैल्यू नहीं देगा हमें, है ना। ये सपोज 10-10 के गैप्स में वैल्यू दे रहा है कि इनिशियली इसने क्या करा, इसके अंदर क्या होगा, सारा रिकॉर्ड स्टोर होगा, पर तुम इसको सारा ऐसा मेंशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बाकी इट इज लिख पता चल जाएगा, है ना। स्टोर सब होगा, जैसे 120 के बाद वाला नंबर इधर, सारा बड़ा बड़ा वाला डेटा तुम्हारा स्टोर होगा। ओके, इतना तो मैं क्लियर समझ आ गया, पर तुम ऐसे लाइक एग्जाम्स में तुम ऐसा एक एक चीज बना के नहीं दिखाने, ऑब्वियसली वो तो तुम्हें पता ही होगा। सो ये समझ आ गया डेटाबेस क्लस्टरिंग। तो यहाँ पर वही वाला तरीका लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये चीजें होती है, इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंडेक्स सिलेक्शन। अगर मुझे इंडेक्सिंग के अंदर अपने इंडेक्स को बनाना है कि मुझे क्या प्राइमरी की चाहिए या क्या चाहिए, या फिर कौन से कॉलम को मैं इंडेक्स बनाऊं, सो उसके लिए देयर आर सम गाइडलाइंस दैट आर तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड अलग से। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, अगर इंडेक्सिंग के क्राइटेरिया बताए, तो अगर मुझे किसी कॉलम में इंडेक्स बनाना है तो ज्यादा हमारा एक ये हो सकता है कि मैं सिर्फ उन्हीं इंडेक्सेस को बनाऊं, उन्हीं कॉलम्स के इंडेक्सेस को बनाऊं, या फिर उन्हीं का एड्रेस कहीं पर सेपरेटली मेंशन करूं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, एक तो ये वाला गाइडलाइंस हो जाता है कि वही कॉलम्स में से इसलिए करूं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो वाले कॉलम्स चेक करो जो जिनमें फ्रीक्वेंटली इक्वालिटी प्रिडिक्ट कंडीशंस यूज हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे वाले कंडीशंस यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी कंडीशन है कि वो कॉलम सिलेक्ट करो जो कि रो को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर वॉलेटाइल नहीं है, या फिर जिनमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। सो ये सारी चीजें, ये सब तुम खुद से रीड कर लेना एक बार, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, इन वाले नोट्स में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, तो मैं तुम्हें अपने दूसरे नोट्स पे लेके जाती हूँ जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पर आ जाओ। देखो, इंडेक्स सिलेक्शन का मतलब क्या है कि हम इस तरीके से इंडेक्सेस को सिलेक्ट करें सो दैट वी कैन गेट सम मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंसेस। ठीक है, इन शॉर्ट लाइक स्टोरेज में ज्यादा परफॉर्मेंस हमें मिले। तो सबसे पहले तो अगर इंडेक्स सिलेक्शन करना है तो हमें उनको कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहिए जहां पर वेयर क्लॉज यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो इंडेक्स कॉलम्स जो यूज हो रहे हैं इन जॉइंस, है ना, जॉइंस हो रहे हैं, जॉइंस में जो ज्यादातर कॉलम्स यूज होते हैं उनको सिलेक्ट करो। ठीक है, वो कॉलम्स जो ऑर्डर्ड बाय और ग्रुप बाय ऐसे इंडेक्सेस के साथ मिलके बने हैं उनको यूज करो। या फिर यहाँ पर देखो, सपोज वी हैव टू कॉलम्स, एक में हमने क्या करा, वेयर वाली कंडीशन लगाई है कि कस्टमर आईडी 102 हो, उन वाले कॉलम्स को हमें सिलेक्ट करना है, ऐसे एक अलग से कंडीशन लगा दी किसी कॉलम पर। और एक में हमने वेयर कंडीशन लगाई है जहाँ पे जेंडर मेल है। अब अगर इन दोनों में से मुझे किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ देखो क्या होगा कि अगर मैं ये वाली कंडीशन देखूँ तो मेल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, मेल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसकी मैं क्या ही की स्टोर करूँ। बट अगर मैं कस्टमर आईडी पे देखूँ तो कस्टमर आईडी हर किसी की यूनिक होती है। तो अगर मुझे कस्टमर आईडी 102 वाले को एक्सेस करना है तो वो तो मुझे एक इंडिविजुअल एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो ऐसे कॉलम्स को सिलेक्ट करना मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, ऐसे वाले इंडेक्सेस को सिलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आईडी, वो मेरे लिए ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। यहाँ पर देखो और भी चीजों के बारे में मैं बता देती हूँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा कि हमें ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए इंडेक्स, जहाँ पर अगर मल्टी कॉलम क्वेरीज है तो कंपोजिट इंडेक्सेस को सिलेक्ट करो। ठीक है, अगर छोटे टेबल है तो सिलेक्ट ही मत करो, इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो ये सारे इंडेक्स सिलेक्शन गाइडलाइंस है कि अगर छोटे टेबल है तो इंडेक्स मत बनाओ, वो इंडेक्स बनाओ उनको ज्यादा प्रेफरेंस दो जहाँ पर वेयर क्लॉज यूज हो रहा है, या फिर दो कॉलम्स जहाँ पर ज्वाइन हो रहा है उसका एक इंडेक्स बनाओ, है ना। उसके बाद लो कार्डिनलिटी वाले इंडेक्सेस को अवॉइड करो ओवर इंडेक्सिंग का। ऐसा नहीं है कि एक टेबल में 100 रोज है तुम 100 ही इंडेक्स बना दो, है ना। कवर कर दो इंडेक्सेस की जहां पर पॉसिबल है, और यूनिक इंडेक्सेस का यूज करो कंस्ट्रेंट्स के लिए, है ना। इतना ये कुछ हमारे सिलेक्शन प्रोसेसेस है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें यहाँ पर लेके चलूँ कि हम ये इंडेक्सिंग वगैरह करते क्यों है, ये तो तुमने देख ही लिया था। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इंडेक्सिंग करते वक्त, कि हमेशा ना हर कॉलम को इंडेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस वेस्ट होता है। फिर इग्नोर करना चाहिए हैवी वर्कलोड लिखना। देखो, ज्यादातर अगर तुम जितने भी बहुत सारे अगर इंडेक्सेस बना रहे हो, एक इंडेक्स से दूसरा बना रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग तुम्हारा थोड़ा सा काम स्लो डाउन कर देगी अगर बहुत ज्यादा हैवी इंडेक्सिंग कर रहे हो तुम। ठीक है, और ये याद रखो कि अगर इंडेक्सिंग कर रहे हो तो एक परफेक्ट ऑर्डर में इंडेक्सिंग करनी चाहिए क्योंकि रॉन्ग ऑर्डर से सारा कुछ यूजलेस हो सकता है।
ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे समरी चार्ट की बात करूँ, तो अगर वेयर यूज़ हो रहा है टेबल्स में, तो उसको तुम इंडेक्स कर सकते हो। जॉइन यूज़ हो रहा है फॉरेन की पे, उसको तुम इंडेक्सिंग कर सकते हो। ऑर्डर बाय ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही है, सो यू कैन इंडेक्स दैट पर्टिकुलर कॉलम्स। लेकिन जहाँ पर कोई बुलियन कॉलम है या फिर कोई छोटा-सा टेबल है, ठीक है? लेकिन या फिर कोई ऐसा है जहाँ पर फ्रीक्वेंटली इंसर्शंस हो रहे हैं, सो यू कैन नॉट यूज़ इंडेक्सिंग देयर। लाइक इंडेक्स सजेस्ट नहीं करा जाएगा उस वाली चीज़ के लिए। इतना क्लियर हुआ यहाँ? तो इस नोट्स पे चलो तो देखो इधर भी ना सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे वोलेटाइल कॉलम्स को नहीं सिलेक्ट करना, ये वाली सारी चीजें बताई गई हैं, थोड़ी अलग है बट ऑल्दो ये सारे चीजें हैं कि कॉलम्स कौन से पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए यू नीड पर्टिकुलर इंडेक्सेस। ये समझ आ गया? अभी हम इंडेक्सिंग कर क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्वेरी को फटाफट से ढूंढ पा रहे हैं तो स्पीडफुल एग्जीक्यूशन हो रही है। साथ में हम क्लस्टरिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स को, जैसे क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग है इधर, तो क्लस्टरिंग कर पा रहे हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस को साथ में मर्ज करके ग्रुप करके वी कैन इवन एक्सेस दैट। ठीक है, और यहाँ पर हम डेटा को स्कैटर कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर रखकर फिर ढूंढ सकते हैं उसको। तो अगर मैं बात करूँ कोई अच्छा इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स अगर मैं बना रही हूँ तो अच्छा वही होगा जो सबसे पहले तो हमारी क्वेरी को स्पीड अप करे, क्योंकि वही फीचर है एक इंडेक्सिंग का। साथ में क्लस्टरिंग करे, ग्रुप्स को डिवाइड कर करके, सो दैट वी कैन एक्सेस एक दूसरे के आसपास वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, और स्कैटर कर सके। ये तीन फीचर्स हैं जिन वजह से ये तीनों मिलके एक हमारा अच्छा इंडेक्स बना सकता है। अगर मैं बात करूँ इंडेक्सिंग के लिए, हम टेबल साइज क्या देखते हैं कि जो छोटे से कॉलम टेबल्स होते हैं उनके लिए वी डोंट रिकमेंड टू क्रिएट इंडेक्सेस। उसके बाद अगर कॉलम्स की बात करूँ, तो कॉलम्स में भी इंडेक्सिंग बनाने के कुछ फिक्स रूल्स होते हैं। जैसे कुछ कॉलम जिनका डेटा टाइप इंट वगैरह होगा, मतलब जिनके अंदर वैल्यूज इंटीजर फॉर्मेट में है या बिग इंटीजर फॉर्म में है, या फिर यूनिक या फिर नॉट नल वैल्यूज है, उन उन कॉलम्स को हम ज्यादा ऑप्टिमल मानते हैं फॉर मेकिंग इंडेक्सेस। ठीक है, ये समझ आ गया? सो दीज आर सम फीचर्स की इंडेक्सिंग इधर इधर यूज हो सकता है, ऐसे ऐसे यूज हो सकता है, ये सारी चीजें। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कॉलम ऑर्डर एंड सॉर्टिंग। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि हमें उन वाले कॉलम्स को ज्यादा वो करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर इंडेक्सिंग देना चाहिए, जो कि जॉइन कंडीशंस के थ्रू, तो जॉइन कंडीशंस के थ्रू हमने उन पर्टिकुलर को एक करेक्ट ऑर्डर में डाला है। हमारा मेन एम होता है कि हम इंडेक्स को शॉर्ट करें। ठीक है, ज्यादातर कॉलम्स को ना डालें उसके अंदर जो कि यूज ही नहीं हो रहा है, सो ये वाली चीजें होती है। उसके बाद आता है डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले मुझे पता हो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन याद है कि नहीं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता था कि हम एक टेबल को ब्रेक करते थे इनटू डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स टू रिमूव द रिडंडेंसी, है ना, यही पढ़ा था हमने। तो अगर डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन को उल्टा कर दो, यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन में वी आर ब्रेकिंग द टेबल्स, सो डीनॉर्मलाइजेशन में वी आर जॉइनिंग बैक द टेबल्स। ठीक है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब हम टेबल्स को ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारा कुछ डेटा मिस हो जाता है, और हम वो नहीं चाहते। हम उसको कितना भी ऑप्टिमाइज करते हैं, पर अगर लास्ट में हमारा डेटा ही मिस हो गया तो फायदा क्या है उसका, राइट? तो हम वो नहीं चाहते, इसीलिए हम उसको वापस से डीनॉर्मलाइज कर देते हैं। अब डीनॉर्मलाइज क्या होता है? इट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ देयर डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इससे क्या होता है ना, बेसिकली दिस मेथड अलाउ अस टू ऐड रिडंडेंट डेटा इनटू अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टू एलिवेट इशू विद डेटाबेस क्वेरीज दैट मर्ज डेटा फ्रॉम सेवरल टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल। यहाँ पर क्या होता है कि हम सेवरल टेबल से डेटा को सिंगल टेबल में डालते हैं, साथ में इसके अंदर हम रिडंडेंट डेटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होगा? सपोज हमने पहले टेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था, ये था रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, ब्रांच और आईडी। जहाँ पर किसी के भी अंदर तुम देखोगे कि पार्शियल डिपेंडेंसीज वगैरह नहीं होंगी। सो ये नॉर्मलाइजेशन था। साथ में हमने क्या करा था कि मुझे लग रहा था कि ब्रांच आईडी से मैं ब्रांच नेम और टोटल स्टूडेंट्स का भी पता कर सकती हूँ, तो उसको मैंने एक अलग टेबल पे बना दिया था पहले। ठीक है, ये पहले का है। सो मैं बोल सकती हूँ दीज टू टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड, है ना, ये दोनों टेबल्स आपस में नॉर्मलाइज्ड है। पर अगर मैं इधर बात करूँ, तो जब मुझे डीनॉर्मलाइजेशन करना होता है, तो मैं इन दो टेबल्स के बीच में एक जॉइन ऑपरेशन लगा के इसको जॉइन कर सकती हूँ। अब जॉइन ऑपरेशन हमने यूनिट 3 में पढ़ा है, इनर जॉइंस वगैरह, ये वाले ऑपरेशंस लगा सकती हूँ, जिससे मैं सारे स्टूडेंट नेम्स को रिट्राइव कर सकती हूँ वापस। ठीक है, उनके साथ उनके ब्रांच नेम का भी पता कर सकती हूँ। ठीक है, पर अब हो क्या रहा है, देखो, जॉइन ऑपरेशंस को सिंपल लगाना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। जॉइन में तो दोनों टेबल्स आपस में जॉइन हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। पर अगर छोटा टेबल है तो उसको हम जॉइन कर सकते हैं आराम से। बट अगर बड़ा टेबल है तो उसको जॉइन करने में दिक्कत होती है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब भी यही है कि हम टेबल्स को कंबाइन करें, बट इन अ डिफरेंट वे। हम डायरेक्टली जॉइन ऑपरेशन सही लगा रहे हैं, जॉइन ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो डिनॉर्मलाइजेशन हो सकती है। बट देन द इशू इज कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लेगा।
तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ होती है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर डिनॉर्मलाइज़ेशन जब करते हैं तो उसके अंदर रिडंडेंसीज़ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा नेम्स वाला कॉलम था उसके अंदर मैं ब्रांच टेबल का डेटा भी ऐड कर दूँगी। ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो डिनॉर्मलाइज़ेशन इज़ लाइक तुम क्या कर रहे हो? डेटा को डाल रहे हो, रिडंडेंट डेटा को ऐड कर रहे हो। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि हम डिनॉर्मलाइज़ेशन कर क्यों रहे हैं? जब हमने नॉर्मलाइज़ेशन ही करना था पहले, तो अब डिनॉर्मलाइज़ेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि समटाइम्स देखो नॉर्मलाइज़ेशन से डेटा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम क्वेरी परफॉर्मेंसेस को एनहांस करने के लिए डिनॉर्मलाइज़ेशन कर देते हैं। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास बहुत सारे मैंने टेबल्स बना दिए, नॉर्मलाइज़ कर दिया, अब हर किसी के लिए ना मुझे क्वेरीज़ चलानी पड़ेंगी और समटाइम्स उसके लिए मुझे पहले इन सबको जॉइन करना पड़ता है ना? इन सबको जॉइन करना पड़ता है एंड इट समटाइम्स टेक ज़्यादा टाइम, ठीक है? मैंने पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा हम जॉइन करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होता है कि टाइम लेता है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिडंडेंसीज़ को डेटाबेस में ऐड कर देते हैं। पेरेंट वैल्यू से चाइल्ड वैल्यूज़ को कॉपी करके एक अलग से चीज़ कर देते हैं सो दैट वी जस्ट अवॉइड जॉइनिंग एंड इससे हम अपनी क्वेरीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते सॉरी अपनी क्वेरीज़ से हाँ, जल्दी एग्ज़ीक्यूट कर सकें अपनी क्वेरीज़ को और यहाँ पर हमारा आंसर हमें क्वेरी परफॉर्मेंस हमारी एनहांस हो सके, ठीक है? उसके बाद ये हमारे डेटाबेस इसको ज़्यादा कन्वीनिएंट बना देता है मैनेज करने के लिए। देखो नॉर्मलाइज़ करना डेटाबेस को ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग जब हम नॉर्मलाइज़ करते हैं डेटाबेस को तो यहाँ पर हमें बार-बार उसकी वैल्यूज़ वगैरह को कैलकुलेट करना पड़ता है व्हिच इज़ आल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस ठीक है एंड इट्स स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरीज। तो यहाँ पे भी हम डिनॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि डिनॉर्मलाइजेशन से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं रिपोर्टिंग को। तो यहाँ देखो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो अब मैं तुम्हें मेरे नोट्स पे लेके जाती हूँ। सेम ही चीज़ है डिनॉर्मलाइजेशन का मतलब है डेटाबेस को लाइक डिनॉर्मलाइजेशन इज आल्सो एन डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जहाँ पर हम रिडंडेंट डेटा को ऐड कर रहे हैं वन या फिर उससे ज्यादा टेबल्स में। ठीक है इससे क्या हो रहा है कि हम कॉस्टली जॉइंस को अवॉइड कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हमें लास्ट में क्या करना होता था एक डिनॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करना होता था सो दैट सारे डेटा को हम कंबाइन करके देख पाए फिर मैच कर पाए और उसमें रिडंडेंसी ना हो। लेकिन अगर बात करूँ कि जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जॉइंस करने पड़ रहे थे व्हिच इज अ कॉस्टली प्रोसेस राइट। तो इसके लिए हम ऐड कर देते हैं रिडंडेंसीज को। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया ऊपर ऊपर से। ये देखो ऐसे ये तुम्हारा होता था नॉर्मलाइजेशन सारे डिवाइडेड है अब इनको कंबाइन करा फिर इनको कंबाइन करा एंड इस प्रोसेस को डिनॉर्मलाइजेशन बोला। ठीक है स्टार्टिंग में तुम्हारे जितने भी डेटाज होते हैं लाइक ये देखो अगर डिनॉर्मलाइजेशन है तो जितना भी डेटा होगा इट इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल ऐसे करके एक सिंगल टेबल में स्टोर होगा डेटा जितना भी है तुम्हारा। उसके बाद हम क्या करते थे कि इनिशियली हमारा डेटा स्टोर होता था तो उसमें रिडंडेंसीज होती थी, एनोमलीज होती थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ ऐड नहीं कर पा रहे और कुछ डिलीट करने पे कुछ और डिलीट हो गया, ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है तो उसके बाद हम नॉर्मलाइज कर देते थे स्ट्रक्चर को जहां से हम रिडंडेंसीज को एलिमिनेट कर देते थे ताकि हमें आगे चल के कुछ एनोमलीज ना आए। ठीक है अब इसमें क्या होता था कि कोई रिडंडेंसी नहीं होती थी, हम इजीली अपडेट कर पाते थे और स्टोरेज भी कम होता था। बट उसके बाद क्या हो रहा था कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद समटाइम्स हमें दिखता था कि हमारी जो क्वेरीज है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है और कभी कभार स्लो हो जाती है। क्योंकि अभी क्या करना पड़ेगा हमें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जब हमें हमने रिडंडेंसीज रिमूव कर दी अब मुझे इस पूरे टेबल को कंबाइन करना पड़ेगा सो दैट आई कैन परफॉर्म माय ऑपरेशंस क्वेरी वाले। पर अब जब मैं इस पूरे डेटा को कंबाइन करूंगी तो मुझे जॉइंस लगाने पड़ेंगे उसमें जो हमने पढ़े इनर जॉइंस वगैरह। अब इससे क्या हो रहा है जॉइंस ना इतना कुछ अच्छा वे नहीं है, इतना हमारी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज नहीं करता। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं डीनॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जहाँ पर हम रिलेटेड टेबल्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टेबल बना देते हैं उसमें थोड़ी सी रिडंडेंसीज को ऐड कर देते हैं। ठीक है रिडंडेंसी ऐड करना क्या हो गया जैसे एलिस मैथ मिस्टर स्मिथ ये वाली चीज ये वाली पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इधर देखो 2 बार दिखेगी। ठीक है ऐसे इस तरीके से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को हम ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों ही मेथड से डेटाबेस में यूज हो रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन रिड्यूस करता है और रिडंडेंसीज को रिमूव करता है। यहाँ पर तुम्हें कोई डुप्लीकेट डेटा या फिर एंट्रीज एक ही टेबल में नहीं दिखेंगी और वी कैन से डेटा इंटीग्रिटी को ऑप्टिमाइज करता है ये। लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन क्या करता है रिडंडेंसीज को ऐड कर देता है। ठीक है पर इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेंस हो रही है और रनिंग टाइम कम लग रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मलाइजेशन। क्वेरीज जल्दी एग्जीक्यूट हो रही है।
ठीक है, ये समझ आ गया। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस हो रही है, और डीनॉर्मलाइजेशन को मेंटेन करना ज्यादा इजी होता है ना, बेटर स्केलेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करो करवाऊं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा इंटीग्रिटी नहीं है। अब एक डेटा इधर है और वही डेटा सेम इधर है, ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी तो बची नहीं। उसके बाद स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगेन रिडंडेंसीज आ गई इसमें, है ना। और यहाँ पर अब अगेन इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है जो रिडंडेंसीज में होती थी, अपडेट और मेंटेन करने में टाइम लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज हो गई है। अब क्लियर हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो कंक्लूजन क्या है, डिनॉर्मलाइजेशन एक मेथड है जिसकी मदद से हम रिडंडेंसीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द क्वेरी क्विकली। हमारा बेसिक सा काम ये है कि डिनॉर्मलाइजेशन थोड़ा फास्ट है, बट इट रिक्वायर्स स्पेस। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है इसमें डिनॉर्मलाइजेशन से। हो सकता है कि हमारा बेनिफिट्स भी बहुत हो, बट अगेन हमारा जो डेटा है इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। डिसएडवांटेजेस यही है कि इट टेक्स लार्ज स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दी। ऊपर ऊपर से नाउ तुम देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। उसके बाद आता है डेटाबेस ट्यूनिंग, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में, ठीक है, सारी वही चीजें। इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह वाला कंसेप्ट है, और ये सारा मैंने पढ़ा दिया है, बट इफ यू वांट तुम इस पे जा सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो था डेटाबेस मेंटेनेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी। ओके, एक बार ये बात कर लेते हैं। हाँ, सो डेटाबेस सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अब हमारा जो डेटाबेस है इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा इंसान आके हमारे डेटाबेस को ना छेड़े और अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर ले गलती से, और हमारे डेटा को मिसयूज ना कर दे, जो कि सब चाहते हैं, राइट। एंड इस वजह से हमें अपने डेटाबेस को सिक्योर करना पड़ता है। ओके, अब डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेटाबेस जब हम सिक्योर कर देंगे तो हमें ये पता होगा कि हमारे डेटा को एक्सेस कौन सा पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है, ठीक है, हम अपने डेटा को करप्ट होने से बचा सकते हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो सेफ रहता है। उसके बाद ये सारी चीज हो गई। अब डेटा सिक्योरिटी के, डेटाबेस सिक्योरिटी के भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि फिजिकल सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग एंड लॉगिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डेटा इंक्रिप्शन। दीज आर द 5 सिक्योरिटी वी हैव: फिजिकल, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग, लॉगिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डेटा इंक्रिप्शन, ये सारी है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकल सिक्योरिटी की, फिजिकल सिक्योरिटी क्या करता है, फिजिकल सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है कि फिजिकली तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। अगर तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है जहाँ पर बहुत सारा डेटाबेस है एंड तुम्हें पता है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो एक काम करो, तुम उस रूम को लॉक कर दो। वैसी चीज उस सिस्टम पे पासवर्ड लगा दो। दीज आर सब फिजिकल सिक्योरिटीज, कि तुम एक कैमरा लगा दो, है ना, ये सारी चीजें लगा दो, तो इनको हम फिजिकल सिक्योरिटीज बोलते हैं, कि कोई एक्सेस ना कर पाए उस रूम को जहां पर बहुत सारा डेटा है, ठीक है, ये वाली चीज, इसको हम फिजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद अगली होती है नेटवर्क सिक्योरिटी, जहां पर तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारे नेटवर्क के थ्रू किसी और नेटवर्क के थ्रू कोई एक्सेस ना कर पाए डेटा को, है ना। नेटवर्क एक्सेस को तुम चेक कर सकते हो, तुम एक पर्टिकुलर सेफ गार्डिंग प्रोसेस यूज कर सकते हो अगेंस्ट द अनऑथराइज नेटवर्क, कि कोई भी अनऑथराइज नेटवर्क आकर हमारे डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। इसके लिए तुम फायरवॉल्स लगा सकते हो एंड इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी मानो तुम्हारा डेटा था, ये नेटवर्क के थ्रू जा रहा है इस तक, और देयर इज अ पर्सन अब क्या कर रहा है, वो ना इस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर नेटवर्क सिक्योरिटी होगी तो हम बोल देंगे ये वाला जो नेटवर्क इधर इस वाले को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ये तो भाई अनऑथराइज्ड है, हम उसको एक्सेस ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेटा जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है सिक्योरली, और यहाँ पर जो भी अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स है उनको एक्सेस ही नहीं मिलता कि वो हमारे डेटा को मॉडिफाई वगैरह कर पाए। तो ये होती है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क्स के थ्रू एक्सेस ना देना, जिसके लिए हम इंक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, कि जो भी कोड होगा इट शुड बी इन बाइनरी, तो किसी को पता ही ना चल पाए, है ना। बाकी फायरवॉल्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक्सेस कंट्रोल। अब यहाँ पर नेटवर्क कंट्रोल के अलावा अगर हमें अपने डेटाबेस को ही किसी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने देना, कि कोई इंसान है वो डायरेक्टली मेरे डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए भी हम डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल क्वेरीज, है ना, कि हमें किसको एक्सेस देना है, किससे लेना है। सो ये सारी एक्सेस कंट्रोल के अंदर प्रॉपर्टीज आती है, और उसके बाद हम डीसीएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे भी। सो एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है, कि हम लिमिट करें डेटाबेस के एक्सेस को टू सर्टेन यूजर्स, की सिर्फ सपोज ये दो इंसान है, यही मेरे डेटाबेस को अपडेट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, यही सिर्फ मेरे डेटाबेस से इंटरैक्ट करेंगे, तो मैं एक्सेस कंट्रोल कर देती हूँ कि हर कोई आके मेरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है।
मैं अपने डेटाबेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा सकती हूँ, पासवर्ड लगा सकती हूँ कि एक पर्टिकुलर इंसान जिसको पासवर्ड पता है, वही सिर्फ मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? मैं आपको वेरीफाई कर सकती हूँ यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सारी चीजें। ये समझ आ गया? उसके बाद हम डेटा इंक्रिप्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने डेटा को बचा सकते हैं करप्टेड होने से, है ना? सिंपल हम अपने डेटा को ऐसे बाइनरी फॉर्मेट में कर सकते हैं, है ना? होता है ना एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट कि अगर मेरा डेटा किसी के पास आ भी गया तो उसको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है? ये वाली चीज़ है। सो डेटा एन्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि सेंसिटिव डेटा को हम प्रोटेक्ट कर देंगे। अगर वो गलती से किसी और के हाथों में चला भी जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि डेटा है क्या? क्योंकि वो रीड और यूज़ नहीं कर पाएगा उसको। इसको हम बोलते हैं एन्क्रिप्शन। उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड लॉगिंग। ऑडिटिंग एंड लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने सारे जितने भी डेटाबेस के अंदर मेथड्स यूज हो रहे हैं या फिर जो भी एक्शंस हो रहे हैं उन सबको ओवरसी करते रहे सो दैट हम ऊपर से प्रिवेंट कर सके अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके अंदर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कोई भी मतलब सारी डेटाबेस एक्टिविटीज देख सकते हैं कि कौन से यूजर्स ने लॉगिन करा, किसने डेटा को मॉडिफाई करा। सो दिस इज ऑडिटिंग एंड लॉगिंग। ठीक है? ये क्या करता है, ये सारी एक्टिविटीज जितनी भी डेटाबेस के अंदर हो रही है उन सबका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है? इससे हम डायरेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी ब्रीचेस होने से। ठीक है? तो डेटाबेस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो अगर डेटाबेस लीक हो गया किसी का उसका कंपनी का कि इसका डेटा लीक हो गया तो उसकी ना इमेज खराब हो जाएगी कि भाई तुमसे अपना डेटा ही नहीं संभला, तुम बाकी कंपनी क्या संभालोगे? तो कंपनी का ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी कि कभी-कभार क्या होता है, कुछ ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो पूरा काम उसी पर्टिकुलर डेटा पे कर रहे थे और अगर उस कंपनी का पूरा डेटा ही उड़ गया तो अब वो करेगा क्या? है ना? तो ये वाली चीज़ होती है। सपोज़ तुमने वो पढ़ा होगा कि कॉल सेंटर्स वगैरह में क्या होता है कि फटाफट नंबर्स पे कॉल करना होता है। फिर कॉल सेंटर भी नहीं, अगर मैं कस्टमर केयर की बात करूँ तो कस्टमर केयर के पास एक पूरा कंप्लीट डेटा होता है लोगों का एंड कस्टमर केयर भी एक लाइक कस्टमर केयर पे तो लोग भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा एक बात करते हैं, कस्टमर केयर छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सपोज एक कंपनी है जिसका काम है इतने सारे लोगों को एक कोर्स बेचना है, तो उनके पास ना पूरा एक डेटा होता है। तुम सोचते हो कि इनको नंबर्स मिल कहाँ से रहे हैं? उनके पास एक प्रॉपर डेटा होता है, डेटा स्टोर होता है उन पर एंड वो फटाफट बस कॉल्स लगाते रहते हैं, कॉल्स लगाते रहते हैं। अब क्या हुआ अगर उनका वो पूरा डेटा ही उड़ गया तो उन पर नंबर्स कहाँ बचे? कॉल किसको लगाएंगे? तो ये चीज होती है, डेटा लीक नहीं करना चाहिए। ये समझ आ गया? उसके बाद आता है कि होता क्या है कि समटाइम्स अगर डेटा लीक हो रहा है तो कंपनी या फिर कंपनी को फाइन देना पड़ जाता है कि तुमने हमारे ये वाले मेथड्स क्यों नहीं यूज करे, है ना? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इन सबको क्यों नहीं फॉलो करा फॉर योर डेटा प्राइवेसी। ये सारी चीजें होती है एंड अगेन डेटाबेस में अगर डेटा लीक हो जा रहा है ना? तो पहले तो सारे कंज्यूमर्स को बताना कि डेटा लीक हो चुका है, यू नीड टू रजिस्टर अगेन एंड फलाना ढिमकाना। दिस इज अ वेरी कॉस्ट टेकिंग प्रोसेस कि बहुत पैसा लगेगा इसमें रिपेयर करने में ये सारी चीजों को। ठीक है? अब देयर आर सम कॉमन थ्रेड्स एंड चैलेंजेस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटाबेस सिक्योरिटी तो हम कर लेंगे बट देयर आर स्टिल सम कॉमन थ्रेड्स जिन वजह से हमारा डेटा खराब हो सकता है, पूरा करप्ट हो सकता है। देखो हो सकता है कि जिस इंसान के हाथों में हमने एक्सेस दिया हो वही हमारी कंपनी का लॉस करवा रहा हो। ठीक है? एक इनसाइडर जो चाहता है कि हमारा डेटाबेस अटैक हो जाए। सो दीज आर सम कॉमन थ्रेड्स कि ये सारी चीजें तो हो सकती है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। किसी ह्यूमन एरर की वजह से अनइंटेंशनली बहुत वीक पासवर्ड हो या उसने किसी और को पासवर्ड शेयर कर दिया हो, सो हमारा डेटा क्या हो सकता है कि कोई और एक्सेस कर लेगा उसको। ठीक है? उसके बाद दीज़ आर सम थ्रेड्स। और क्या हो सकता है कि डेटाबेस वाली जो कंपनीज होती है ज्यादातर वो ना रेगुलर चेकअप्स करवाती रहती है, रेगुलर सिक्योरिटी पैचेस करवाती रहती है कि वो फिक्स कर दे कि कोई वीकनेस तो नहीं है। वो एक हैकर को बोलेंगे कि ये लो ये हमारा डेटाबेस है, ट्राई करो उसको हैक करने का। एंड वो कंपनी के लिए ही काम करते हैं टू चेक कि डेटाबेस कितना सिक्योर है। ठीक है? अब अगर हैकर ने हैक कर लिया तो हैकर बता देगा कि दीज आर पर्टिकुलर मेथड्स, इनको तुम ठीक कर दो तो तुम्हारा डेटा विल बी ठीक हो जाएगा, राइट? बट अगर वो ऐसा करना मतलब वो टाइम टू टाइम ऐसे सिक्योरिटी पैचेस नहीं करवाते तो देयर आर चांसेस कि उनका डेटा हैक एक्चुअल में हो जाए। ठीक है? उसके बाद अगर बफर ओवरफ्लो हो गया तो ये सारी चीजें हो सकती है। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है जिसके थ्रू वी कैन एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज और अपने डेटाबेस को हार्म कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा अगर मालवेयर जो हमारे डेटाबेस के अंदर है, ठीक है, जो हमारे डेटाबेस नेटवर्क से कनेक्ट है वो किसी और डिवाइस के पास चला गया, उस डिवाइस में डेटाबेस वाले मैलवेयर्स आ गए, सो दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना? ये सारी चीजें होती है। ये सब समझ आ गया?
ठीक है, उसके बाद वही सारे कॉमन थ्रेड्स हैं, उन्हीं को थोड़ा डिटेल में दे रखा है। और अब हम बात करते हैं कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा अभी तक तो हमने थोड़े-थोड़े सिक्योरिटी मेथड्स देखे हैं, बट अगर हमें डेटा प्रोटेक्शन टूल्स की बात करनी है, कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जिनके थ्रू हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दे हैं, सो दीज़ आर सम टूल्स, है ना? ये टूल्स हैं जिनसे अपने डेटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिस्कवरी। यानी कि हम खुद से कुछ ऐसे टूल्स देखें जिनसे क्या हो ये हमें पता चले दीज आर द वीकनेसेस ऑफ अवर पर्टिकुलर डेटाबेस। जैसे कि हमने मैंने बोला था कि अभी हैकर पैचेस होते हैं, राइट? ये सारी चीजें, उसके बाद हमें अपने डेटा की हर एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि हाँ हाँ ये पर्टिकुलर चीज एक्सेस हो रही है, इसमें ये चीज चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। डेटा को इनक्रिप्टेड रखो, ऑप्टिमाइज करो डेटा सिक्योरिटी की परफॉर्मेंसेस को, रिस्क को एनालाइज करो। दीज आर सम डेटाबेस सिक्योरिटी वाली चीजें है ना, जिनसे हम अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलूं जो वी शुड डू फॉर डेटा सिक्योरिटी, पहले तो अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखो। ये तो तुमने हर जगह देखा होगा कि हर कोई बोलता है कि मेक स्ट्रांग पासवर्ड्स, और अब तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स में जहाँ पर अगर तो पासवर्ड अपना डालोगे तो वो बोलेंगे कि नहीं ये पासवर्ड इतना चांसेस है कि अटैक बाय अ हैकर या फिर कैन बी गेस्ड इजीली। ये सारी चीजें होती है कि कितना पासवर्ड डिफिकल्ट टू गेस है कि स्ट्रांग है कि नहीं। सो ये वाली चीज होती है। उसके बाद हर किसी को अपने डेटाबेस का एक्सेस ही मत दो, लिमिटेड एक्सेस दो, पासवर्ड हर किसी में मत बांटो, है ना? ये सारी चीज होती है। उसके बाद अपडेट और पैच करते रहो रेगुलरली, ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया था। एंड देखते रहो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही तुम्हारे डेटाबेस के अंदर, कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं आ रहा। सो दीज आर सम गुड प्रैक्टिसेस टू डू टू सेव योर डेटाबेस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ हैकर अटैक्स, ठीक है? उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि डीबीएमएस के अंदर हम डेटाबेस के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं डेटाबेस के अंदर हम किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं और उसका एक्सेस ले सकते हैं, राइट? तो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीसीएल कमांड्स। डीसीएल कमांड्स हमने पहले भी पढ़ा था, विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है? ये क्या कर रहा है, ये एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, जिनकी मदद से देखो हमने अभी डीएमएल वगैरह ये तो क्वेरीज तो तुमने पढ़ ही लिया था। तो यहाँ पर मैंने डीसीएल कमांड तुम्हें तभी थोड़ा-सा आइडिया दे दिया था क्या होता है, बट डीसीएल कमांड से लाइक डेटा सिक्योरिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इससे हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी एक्सेस दे रहे हैं और किसी से भी एक्सेस ले रहे हैं। ग्रांट मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को एक्सेस दे देना, एंड रिवोक मतलब उस पर्टिकुलर इंसान से एक्सेस ले लेना। मैं चाहती हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर एक पर्टिकुलर बंदा है जॉन, जिसको मैं परमिशन दे रही हूँ कि वो मेरे डेटा के अंदर जाके इंसर्शंस कर सके, राइट? तो मैं उसको ये परमिशन दे रही हूँ, मैं उसको ये एक्सेस ग्रांट कर रही हूँ, है ना? तो ग्रांट मतलब क्या होता है कि कमांड अलाउज द एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड पर्टिकुलर प्रिविलेज या फिर परमिशन किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे किसी टेबल में चेंज करना या प्रोसीजर में चेंज करना। सो ऐसा एक्सेस प्रोवाइड कर देगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? अब ग्रांट स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये देखो, ये इसका सिंटेक्स होता है, सिंपल सा है। ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू अमन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रांट करूँ कि वो इंसान क्या कर सके, सो दिस इज ऑपरेशन। मैं चाहती हूँ वो सिलेक्ट कर सके, कहाँ से? ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल से वो इंसान सिलेक्ट कर सके कुछ। अच्छा, ये वाला एक्सेस मैं किसको देना चाहती हूँ? अमन को। सो दिस इज हाउ द क्वेरी वर्क्स, ठीक है? अब रिवोक मतलब उस इंसान से मुझे वापस से अपना कमांड लेनी है कि नहीं आप ये जाकर मेरे डेटाबेस के अंदर कुछ भी इंसर्ट ना कर पाए या कुछ डिलीट ना कर पाए या कुछ सिलेक्ट ना कर पाए। इसलिए सिंपल सा कमांड क्या है, सबसे पहले हम रिवोक लिखेंगे एसक्यूएल क्वेरी में। सबसे पहले लिखा रिवोक, क्या रिवोक करना है कि वो इंसान क्या ना कर पाए, वो सिलेक्ट ना कर पाए। अच्छा, कहाँ से? एक पर्टिकुलर टेबल से, तो टेबल नेम दे दो स्टूडेंट, है ना? स्टूडेंट एक टेबल नेम है, जिससे मैं नहीं चाहती, ये मेरा टेबल है स्टूडेंट, अब मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट के अंदर वो किसी भी चीज को एक्सेस कर पाए, तो किसी भी चीज को सिलेक्ट ना कर पाए। ये क्वेरी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेबल स्टूडेंट है उसके अंदर से कोई भी सिलेक्ट ना कर पाए, रिवोक कर लो, एक्सेस वापस ले लो। तो अब ऐसा हो गया कि अच्छा अब किससे एक्सेस वापस लेना है? फ्रॉम अमन, अमन से वापस लेना है। ये समझ आ गया? ये हमारी डीसीएल कमांड्स होती है, दो ही कमांड्स है, ग्रांट और रिवोक। इस कमांड से सिक्योरिटी मिलेगी, है ना? हम देखेंगे कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, ये फ्लेक्सिबल होता है, हम जब चाहे किसी को भी रिवोक कमांड्स दे सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कि क्या डीसीएल कमांड्स की भी कुछ डिसएडवांटेजेस है? यस है। पहली चीज तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? अगर बहुत सारे यूजर्स को डेटाबेस को एक्सेस करना है तो अब मैं किस-किस को ऐसे एक-एक करके एक्सेस देती रहूंगी, राइट? तो ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग सी चीज है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, है ना? उसके बाद रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर है, कभी गलती से किसी ने किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस दे दिया तो। सो ये सारी चीज है, ओके? एंड इसी के साथ हमने तुम्हारा यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया। अगर मैं तुम्हारे सिलेबस में देखूं, लेट्स कंबाइन योर सिलेबस। तो डेटाबेस स्टोरिंग एंड मेंटेनेंस पढ़ लिया, क्लस्टरिंग एंड इंडेक्सिंग देख लिया, इंडेक्स सिलेक्शन की गाइडलाइंस देख ली, डीनॉर्मलाइजेशन देख लिया, ट्यूनिंग अगेन देख लिया, डेटाबेस सिक्योरिटी देख ली,
एक्सेस कंट्रोल डीसीएल कमांड्स देख लिया। और ये जो व्यूज है, ये देखो, ये तुम्हारे थर्ड यूनिट में भी है। तो ये वाला व्यूज जो है, ये पर्टिकुलर तुम्हें थर्ड वाली यूनिट की जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आज ही हो जाएगी वो भी। सो वो तुम्हें मिल जाएगी। ओके। अगर तुम अब तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। ठीक है, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और भी वीडियोस बनाने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिल वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।